नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 17 जिसका शीर्षक है वन हमारी जीवन रेखा। इस पाठ से संबंधित जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर लिखने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पाठ 17 वन हमारी जीवन रेखा। प्रश्न क्रमांक 1, वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम लिखिए। यानी वन में कौन कौन से पादप पाए जाते हैं। नीम, बांस, शीशम, सेमल, अंजीर, खैर, आंवला आदि वनों में पाए जाने वाले पादप हैं। प्रश्न क्रमांक 2, वनों से प्राप्त होने वाली उत्पाद यानी वस्तुओं की सूची बनाइए। यानी वनों से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोंद, मसाले, जंतुओं का चारा, इमारती लकड़ी, औषधीय पादप यानी जड़ी बूटियां आदि वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों के जैसे गणित, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी की वीडियो चाहिए तो वे सारी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करके उनसे सीखें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, ह्यूमस किसे कहते हैं। सूक्ष्मजीव मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। अब ह्यूमस की साधारण पहचान के लिए अब क्या करें कि एक कांच का गिलास लें और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। क्या होगा कि मिट्टी के कण या उसमें जो भी ठोस पदार्थ के कण हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और ऊपर जो है जो तिरता हुआ भाग आपको दिखाई देगा है ना, बस वही आपका ह्यूमस है। यह आप पहचान कर सकते हैं कि ह्यूमस कैसा होता है। प्रश्न क्रमांक 4, वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आवास प्रदान करते हैं। कुछ जंतु जैसे बंदर, गिलहरी और पक्षी आदि पेड़ों व पेड़ों की टहनियों आदि पर निवास करते हैं। कुछ जंतु वन के सघन क्षेत्रों में रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि वन जंतुओं और पादपों के लिए आवास प्रदान करते हैं। कई वृक्षों में कोटर होती है, उन कोटर में जैसे तोता ऐसे जो पक्षी होते हैं है ना, वे इसमें आवास उन्हें मिलता है, वे निवास करते हैं। और अन्य छोटे जीव भी वनों में रहते हैं। इस प्रकार से वन क्या है कि जंतु और पादप के लिए आवास प्रदान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। किन्हें? कीट को। मेंढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे घास है, घास को किसने खाया? कीट ने। कीट को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया? सर्प ने। और सर्प को गरुड़ खाया जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है और इसी क्रम को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला, है ना, फूड चेन। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 6, वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। उत्तर, पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार
पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7। वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। प्रश्न क्रमांक 8। वितान यानी कैनोपी से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, जिसे वितान यानी कैनोपी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9। पहेली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना। देखिए, वन यदि लुप्त हो जाते हैं तो बहुत सारे उसके परिणाम आएंगे। परिणाम क्या? दुष्परिणाम ही आएंगे, है ना। तो देखिए, यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, ठीक है। हवा गर्म हो जाएगी, हरियाली नहीं होगी, तो इससे क्या है, जो मनोरम दृश्य हम देखने मिलते हैं वो दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे। ध्वनि प्रदूषण अधिक होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, वे ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। और जीवों को खाद्य व आश्रय नहीं मिल पाएगा, है ना। जो जीव हैं उनको खाने को नहीं मिल पाएगा, और वन में जो जीव जंतु हैं, है ना, उनको आश्रय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि वन नहीं होंगे तो बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी और दुष्परिणाम हैं, जैसे मृदा अपरदान अधिक होगी, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, वन में पादप मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध चित्र द्वारा समझाइए, है ना। देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि एक चित्र है, इसके अंतर्गत पादप, मृदा और अपघटक, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है वो आपको दिखाया गया है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये क्या है? पोषक है, ठीक है ना, और ये है अपघटक, ठीक है। ये है मृदा और ये जल, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके द्वारा पौधे को मिलता है पोषण। अब ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नमी ये जल के द्वारा भी मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पौधे, है ना, मृदा भी यहाँ पर मिल जाती है, जिसके द्वारा उन्हें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो जल कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है ना। निर्मुक्त मतलब ऑक्सीजन क्या है, बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, और ये ऑक्सीजन शोषण के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने सजीव होते हैं वे इसका उपयोग करते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग कौन करता है? पौधे करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इन सभी का परस्पर संबंध है और सभी एक दूसरे के क्या है, पूरक होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।